हेलो बेटा, वेलकम टू डीटीसी बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम रिस्पिरेशन के नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम टाइप ऑफ रिस्पिरेशन डिस्कस करेंगे और एक्चुअल रिस्पिरेशन में किस प्रकार से काम किया जाता है, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन किसे बोलते हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एटीपी को डिस्कस किया था। एटीपी आपका कंप्लीट होगा और क्योंकि इस चैप्टर में पूरा हमारा जो टारगेट है वो एटीपी फॉर्मेशन का है, इसीलिए एटीपी एक्चुअल क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद रिस्पिरेटरी प्रोसेस में एक्चुअल सबस्ट्रेट का क्या होता है ये देखेंगे। तो मैं बेटा यहां पर स्टार्ट करता हूं रिस्पिरेटरी पाथवे। रिस्पिरेटरी पाथवे, अगर हम रिस्पिरेटरी पाथवे की बात करते हैं तो इस दौरान हम क्या करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। बेटा रिस्पिरेटरी पाथवे में हम रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी जो भी हमारा सबस्ट्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या इनऑर्गेनिक एसिड, उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो रिस्पिरेटरी पाथवे में हम जो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन बेटा, ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे सबस्ट्रेट से और सबस्ट्रेट का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का रिस्पिरेटरी पाथवे के अंदर क्या होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उस टाइम पे रिस्पिरेटरी पाथवे में हमारे पास जो भी कोएंजाइम अवेलेबल होंगे, कोएंजाइम कौन हो सकता है? तो कोएंजाइम रिस्पिरेशन में एक तो NAD+ हो सकता है या FAD हो सकता है। ये बेटा NAD और FAD कौन है? कोएंजाइम। और इन दोनों का हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। इन दोनों का हम क्या करेंगे? तो इन दोनों का बेटा हम रिडक्शन करेंगे। रिस्पिरेटरी पाथवे में कोएंजाइम का रिडक्शन होगा और सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन हम किसे बोलते हैं? तो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन सबस्ट्रेट से निकलते हैं उन हाइड्रोजन को हम कोएंजाइम के साथ जोड़ेंगे और उनका रिडक्शन करके यहाँ पे तैयार हो जाएगा NADH2 एंड FADH2। बेटा ये एकदम बेसिक है, ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल रिस्पिरेटरी पाथवे में क्या होगा। रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकालेंगे और उस हाइड्रोजन को हम NAD एंड FAD कोएंजाइम के साथ ज्वाइन करेंगे और हमें यहाँ पे NADH2 एंड FADH2 यहाँ पे हमें मिलेगा। बेटा NADH2 और FADH2 का जो प्रोडक्शन है रिस्पिरेटरी पाथवे में, उसका फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी जो भी हमारे पास NADH2 एंड FADH2 है, NADH2 एंड FADH2, बेटा इन दोनों का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन से पाथवे में करेंगे? तो उनका ऑक्सीडेशन हम करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर उनका ऑक्सीडेशन होगा
और जब हम एक NADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, तो बेटा हमें वहां पर 3 ATP का प्रोडक्शन मिलता है। और FADH2 का जब हम FADH2 को हम जब ऑक्सीडाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो हमें 2 ATP का प्रोडक्शन मिलता है। ओके, तो हमें पता होना चाहिए बेटा, रिस्पायरेटरी पाथवे में रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव करते, वो हाइड्रोजन हम कोएंजाइम को ज्वाइन करते NAD एंड FAD को, और यहाँ पे तैयार करते हैं NADH2 एंड FADH2। और जो NADH2 एंड FADH2 तैयार होते हैं उनका हम फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां से एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, हमें पता होना चाहिए। बेटा ये जो NAD प्लस एंड FAD है, तो इन्हें हम ऑक्सीडाइज कोएंजाइम बोल सकते हैं, और जो NADH2 एंड FADH2 है इन्हें हम रिड्यूस्ड कोएंजाइम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूं बेटा, जो हमारे पास NAD प्लस एंड FAD है, तो इन्हें हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम। और जो हमारे पास NADH2 एंड FADH2 है, NADH2 एंड FADH2 है, तो इन्हें बोलते हैं बेटा रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ओके, तो बेटा रिस्पायरेटरी पाथवे में सबस्ट्रेट का होगा ऑक्सीडेशन, NAD एंड FAD का होगा रिडक्शन, एंड NADH2 एंड FADH2 का फिर से होगा ऑक्सीडेशन। इस तरह से ये पूरा पाथवे हमें देखने को मिलता है। ओके बेटा, बुक में NADH2 को कभी भी NADH2 या FADH2 को इस फॉर्म में नहीं लिखा। अगर बुक में हम देखेंगे तो NADH2 को बेटा वहां पे मेंशन किया है NADH प्लस H+। इसका मतलब है बेटा पहले एक हाइड्रोजन आके NAD से ज्वाइन होता है और उसके बाद एक हाइड्रोजन आके ज्वाइन होता है। ओके, और FAD को भी इसी तरह से यहाँ पे लिखा है। FADH2 को पूरे चैप्टर में ऐसे लिखा है FADH प्लस H+, इस फॉर्म में लिखा है NCERT के टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। NADH2 का मतलब है NADH प्लस H+, और FADH2 का मतलब है FADH प्लस H+। ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। ओके, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन बेटा, 2 टाइप का रिस्पिरेशन हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक जो है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे बोलेंगे हम एरोबिक रिस्पिरेशन, और जो दूसरा टाइप है बेटा उसे हम बोलेंगे एनएरोबिक रिस्पिरेशन। सेकंड जो है उसे हम बोलेंगे एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन, इन 2 टाइप को हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले। एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोब का मतलब होता है बेटा एयर के प्रेजेंस में होने वाला, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला एरोबिक रिस्पिरेशन। एन का मतलब होता है अब्सेंस, और एरो का मतलब है एयर। अब्सेंस ऑफ एयर में जो होता है उसे हम एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। ओके, 2 टाइप का रिस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। इन दोनों टाइप को बेटा हम एक डिफरेंस के फॉर्म में लेते हैं। मैं एक कॉलम में लिखता हूं एरोबिक रिस्पिरेशन, एंड दूसरे कॉलम में मैं यहां पे लिखता हूं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। सेकंड है एनएरोबिक
रिस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, दो टाइप का रिस्पिरेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो बेटा जो फर्स्ट पॉइंट है मैं यहाँ पे लिखता हूं एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पिरेशन होता है, जिन ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यस उन ऑर्गेनिज्म को या उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। ओके, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे लिख सकते हैं बेटा यस टेक्स प्लेस इन absence ऑफ ऑक्सीजन, इन absence ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहां पे लिखता हूं बेटा मैं, जो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रिस्पिरेशन या एरोबिक रिस्पिरेशन दिखाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रिस्पिरेशन दिखाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम एरोब्स बोलते हैं बेटा, एरोब्स। ओके, यस ऑर्गेनिज्म विच शो एरोबिक रिस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स, और जो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रिस्पिरेशन दिखाते हैं बेटा उनको हम एनएरोब्स बोलते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है उन्हें हम एनएरोब्स बोलते हैं, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहां पे मैं लेता हूं बेटा, थर्ड पॉइंट नेक्स्ट, यहां पे एरोबिक रिस्पिरेशन में जो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट और पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। तो थर्ड पॉइंट है बेटा यस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और जो मोस्ट कॉमन रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है बेटा वो होता है ग्लूकोज। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और यहां पे हम लिख सकते हैं इनकम्प्लीट और पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो भी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा बेटा वह उसका पार्शियल यानी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा, जब भी हम एक कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं तो एरोबिक रिस्पिरेशन में एक ग्लूकोज का अगर हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं तो बेटा वहां से हमें 38 एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में हम जब ब्रेकडाउन करते हैं ग्लूकोज का तो एक ग्लूकोज से बेटा सिर्फ हमें 2 एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, 2 एटीपी। ओके, यहाँ पे 38 एटीपी एरोबिक रिस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ये हमें पता होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं एरोबिक रिस्पिरेशन में जो भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम होते हैं NADH2 तो यहाँ पे विगरसली ऑक्सीडाइज होते हैं। यस, रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH2 vigorously oxidize मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है बेटा फास्ट। जो भी NADH2 तैयार होते हैं तो वो विगरसली ऑक्सीडाइज किए जाते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनाएरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH2 slowly oxidized
यानी एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर जो NADH2 तैयार होता है उसका स्लोली ऑक्सीडेशन किया जाता है और एरोबिक रिस्पिरेशन में उसका विगरसली ऑक्सीडेशन किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं, एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वहां पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे विगरसली NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर स्लोली NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम इन दोनों के इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, इक्वेशन एरोबिक रिस्पिरेशन का जो इक्वेशन है, तो बेटा वो इक्वेशन क्या है, तो यहां पर हम लेते हैं बेटा C6H12O6 प्लस 6O2 और यहाँ पे कहां पर होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और उसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसका प्रोडक्ट क्या है बेटा, तो यहाँ पे इक्वेशन में C6H12O6 प्लस 6O2 इन प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है हमें 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ये एरोबिक रिस्पिरेशन का इक्वेशन है जो शुरुआत में हमने लिखा था बेटा, C6H12O6 प्लस 6O2 इट गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, और ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा, इसके बाद हम यहाँ पे 5 नंबर होगा और ये 6 नंबर का पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन का जो भी इक्वेशन होगा, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में बेटा 2 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है, तो एक अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा, अल्कोहल फर्मेंटेशन, और जो दूसरा है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। अल्कोहल फर्मेंटेशन, जब भी अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन आता है हमारा C6H12O6, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, और यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट है हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, मतलब है इथिल अल्कोहल, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 2 ATP, ये हमारा रिजल्ट है बेटा। नेक्स्ट, C6H12O6, इससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिल अल्कोहल, 2 CO2 एंड 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, और जो सेकंड होता है बेटा वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमें इक्वेशन देखने को मिलता है, C6H12O6 बेटा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन करेंगे, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में उसका जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड यहाँ पे तैयार होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। बेटा जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो उस टाइम पे CO2 रिलीज नहीं होता, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, इक्वेशन में अल्कोहल फर्मेंटेशन का इक्वेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन में बेटा CO2 रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद हम अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7 नंबर का पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं। अगर हम साइट की बात करते हैं, तो साइट बेटा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, और उसका आंसर क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात करते हैं, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन की साइट क्या है? तो बेटा साइटोप्लाज्म में ही एनारोबिक रिस्पिरेशन कंप्लीट होता है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता,
इसकी वजह से वहां पे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में दोनों में डिफरेंस लेता हूं। एग्जांपल्स, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे तो किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है, तो बेटा हायर प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर हमें देखने को मिलता है। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। मोस्टली हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही एरोबिक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और उसी वजह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही हमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे तो बेटा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड हम यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे। तो यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स है मेनी प्रोकैरियोट्स, उसके बाद है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और नेक्स्ट है बेटा जर्मिनेटिंग सीड्स। ओके, ये इस चैप्टर के समरी में मेंशन किया हुआ है जर्मिनेटिंग सीड्स। ओके, तो पूरे चैप्टर के साथ समरी भी बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। एग्जांपल में मेनी प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर हमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यस, एक बार बेटा रिवाइज करते हैं इन पूरे डिफरेंस को। Aerobic respiration takes place in presence of oxygen. Anaerobic respiration, absence of oxygen. Organisms are called aerobe. Organisms are called anaerobes. Complete breakdown of respiratory substrate takes place. Incomplete or partial breakdown of respiratory substrate takes place. One glucose gives 38 ATP in aerobic respiration. इसे बेटा हम satisfy करेंगे। और anaerobic respiration में एक ग्लूकोज से 2 ATP का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। रिड्यूस्ड कोएंजाइम जो होते हैं NADH2 वो विगरसली ऑक्सीडाइज होते हैं, यहाँ पे स्लोली ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है बेटा C6H12O6 plus 6O2, it gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। ये एरोबिक रिस्पिरेशन का इक्वेशन है। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऐसे दो टाइप होते हैं। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन का इक्वेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम अगर साइट की बात करते हैं तो एरोबिक रिस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म के ही अंदर होता है। ओके, एग्जांपल हायर प्लांट एंड एनिमल्स। मोस्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी होता है और वो सिर्फ हमें यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे एनाएरोबिक रिस्पिरेशन मेनी प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेटा, उसके बाद डिफरेंस के बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम रिस्पायरेटरी पाथवे की बात करते हैं तो रिस्पायरेटरी दोनों एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कैसे होता है हम देखेंगे। रिस्पायरेटरी पाथवे, अगर रिस्पायरेटरी पाथवे हम यहाँ पे देखेंगे तो बेटा रिस्पायरेटरी पाथवे में जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस होती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉमन स्टेप। एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर होने वाली कॉमन स्टेप कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बेटा? तो ग्लाइकोलिसिस में हम जो ग्लूकोज अवेलेबल है उसका ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज से यहां पे तैयार होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, अभी हमारे पास जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन हुआ है, यानी ग्लाइकोलिसिस से हम ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में करते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और इस पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है, तो
वो डिपेंड है ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं। ओके, तो पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, पायरुविक एसिड का जो भी फ्यूचर है वो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो बेटा पायरुविक एसिड एरोबिक रिस्पिरेशन दिखाता है। ओके, और अगर यहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, अगर यहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो यहां पे वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन दिखाता है। ओके, ऑक्सीजन अवेलेबल है और नहीं है उसके ऊपर उसका फ्यूचर डिपेंड है। चलो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल, और अपोजिट साइड में लिखता हूं मैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। बेटा ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज का कन्वर्शन पायरुविक एसिड में करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड का फ्यूचर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होता है। अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो बेटा इसमें हमें देखने को मिलता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो यहां पे हमें देखने को मिलता है बेटा एनएरोबिक रिस्पिरेशन, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ओके, तो एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एरोबिक रिस्पिरेशन। फिर एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर, एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर 3 स्टेप यहां पे आगे कंटिन्यू होती है। जो पहली स्टेप है वो है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद बेटा सेकंड स्टेप जो होगी वो होगी क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। एंड जो थर्ड स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी बेटा जब भी हम रेस्पिरेटरी पाथवे देखेंगे तो एरोबिक रिस्पिरेशन जब होगा तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगी, जो फर्स्ट स्टेप होगी तो वो होगी बेटा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो सेकंड स्टेप होगी वो होगी लिंक रिएक्शन, जो थर्ड स्टेप होगी वो होगी क्रेब साइकिल, एंड जो फोर्थ स्टेप होगी, फोर्थ स्टेप होगी तो बेटा वो होगी ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल एंड ईटीएस। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा, और एनारोबिक रिस्पिरेशन में 2 पाथवे होंगे, एक होगा अल्कोहल, अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन, एंड जो सेकंड पाथवे होगा वो होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकंड पाथवे जो है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन पाथवे है, और ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड तैयार होता है उसका फ्यूचर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होगा। ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन, ये हमें पता होना चाहिए। एरोबिक रिस्पिरेशन में उसके ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल एंड ईटीएस। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप होती है, उसके बाद अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इन दोनों की यस रिएक्शंस हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो बेटा हमने पूरी यहां तक डिटेल इंफॉर्मेशन देखी है। कल के लेक्चर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पाथवे ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करेंगे। बेटा बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली जो बच्चा नीट कर रहा है वो अगर हमारे लेक्चर देखेगा तो डेफिनेटली उसका नीट क्रैक करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको सब लेक्चर देखना है, नोट डाउन करना है, उसी के साथ मेरे लेक्चर्स को नोट डाउन करके नोटबुक और उसी के साथ एनसीईआरटी दोनों को पैरेलल सॉल्व करना है, रीड करना है। और डेफिनेटली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बेटा बहुत जरूरी होती है नीट क्रैक करने के लिए। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना भी बहुत जरूरी होता है। यस, हर लेक्चर को आपको देखना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।